नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। लेकिन इसके बाद 18 तारीख को आखिरी दिन है विधानसभा के सत्र का। तो पहले 2 दिनों की अगर बात करते हैं तो खूब तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार ने कुछ बड़े और अहम फैसले भी किए हैं, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि नायब सैनी ऐसे बड़े फैसले करेंगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम सबके प्रिय जो है राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 3 दिन का ये सत्र है, 2 दिन बीत चुके हैं, 1 दिन बाकी है। पहले दिन राष्ट्रपति का माफ कीजिएगा राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। कई बड़े फैसले जो हैं वो किए गए हैं, जैसे 9,000 रुपये जो सीटी पास करके युवा आए हैं, एससी का वर्गीकरण का फैसला लागू कर दिया गया। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जिस प्रकार से नेट की परीक्षा होती है उसमें एक बात होती है JRF। तो जो बच्चे टॉप मेरिट में आते हैं उनको JRF में उनका जिसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो 35,000 समथिंग रुपये UGC उसको 5 साल के लिए देती है। अगर वो बच्चा PhD करना चाह रहा है तो यूनिवर्सिटी के अंदर JRF का एक अलग कोटा भी है और उसको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती जो नेट क्वालिफाई है। अगर वो टेस्ट भी देना चाहे तो यह आकलन होता है कि उसके रिटन टेस्ट में नंबर ज़्यादा आए हैं, अगर उसका वहाँ एडमिशन हो रहा है तो वहाँ उसको सीट मिलती है। अगर नेट कोटे से और JRF कोटे में उसका नंबर पड़ रहा है तो उसको वहाँ मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को उसका मिलता है। उसी प्रकार की पहल एक हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है कि CET केवल एक बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, दूसरी बार सरकार कह रही है कि हम दिसंबर के अंदर CET लेंगे। बेरोजगारों को एक आश्वासन देना कि 1 साल तक अगर हम आपको रोजगार नहीं दे पाए तो अगले 2 साल तक आपको 9,000 रुपये माहवार मिलेंगे। देखो, रोजगार के लिए बच्चा टेस्ट पास करता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर रोजगार ना मिलने की स्थिति में जिस बच्चे को 9,000 रुपये पर मंथ सरकार देगी तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर वो कोचिंग भी ले सकता है और अच्छी परीक्षा की तैयारी भी कर सकता है। उसका हॉस्टल फैसिलिटीज भी अगर वो कहीं लेना चाहता है तो माँ बाप के ऊपर बोझ ना बन करके वो सुविधाएं भी वो ले सकता है। और एक राहत जिसको हम कहते हैं, देखो पूरी संतुष्टि तो बेरोजगार को तब मिलेगी जब उसको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन रोजगार ना मिलने की स्थिति में 2 साल तक उसको एक तरह से इस प्रकार की आर्थिक मदद मिलेगी और 2 साल के अंदर बच्चे को फिर से अगर चांस मिल जाता है, सरकार नौकरी दे देती है, तो सोने पे 100 आगे वाली ये बात है और स्वागत योग्य कदम नायब सिंह सैनी सरकार का मैं इसको मानता हूँ। राठी साहब, आज दादा गौतम ने भी कहा है कि जो बच्चे हुड्डा राज में किलकी मारते थे, आज बच्चे वो कोचिंग ले रहे हैं। तो क्या जो सरकार ने फैसला किया 9,000 रुपये का, क्या इससे कंपटीशन और बढ़ेगा? कहीं न कहीं एक इच्छा तो बच्चों के अंदर जागृत होगी। जिस प्रकार से पहली बार CET लिया तो सरकार ने कहा था कि 50% नंबर वाला क्वालिफाई मान लिया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई, उसके ऊपर आंदोलन भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, बेरोजगारों ने भी बड़े प्रोटेस्ट किए कि भाई हम 4 गुना पोस्ट के लिए कॉल करेंगे। अब की बार कहीं न कहीं सरकार की एक पॉलिसी सुनने में आ रही है, उसकी अभी तक फाइनलाइज वो नहीं हुई। उम्मीद थी कि सत्र के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। वो चर्चा ये है कि जिसके 60 मार्क्स आएंगे, पूरे 100 नंबर का पेपर होगा, पहले 95 नंबर का पेपर होता था, कि अब की बार 100 अंक का पेपर रख करके 60 मार्क्स जिसके आएंगे 60%, उस हर बच्चे को मेन एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। जो बच्चा आज केवल क्वालिफाई के लिए दौड़ धूप कर रहा था, अब उस बच्चे की कम से कम इतनी जिज्ञासा तो बढ़ेगी कि मैं पहले 60 अंक ला करके जो मेन एग्जाम के लिए मैं क्लियर करूं, और फिर मेन एग्जाम के ऊपर भी बच्चा फोकस करेगा कि अगर मेरिट बेस पे तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो रोजगार मिल जाएगा। बाई चांस अगर 19-20 का अंतर देखो रह जाता है, इतना कड़ा कंपटीशन है, 0.1 की भी वैल्यू है, 0.1% की भी, और बच्चे जोर लगाएंगे, निश्चित रूप से एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा जिसको हम कह सकते हैं कि वो बढ़ेगी। एक सरकार ने कहा कि SC का वर्गीकरण जो लंबे समय से मांग थी, SC की सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, सैनी सरकार ने कहा कि हम आज से इसे लागू करते हैं, लेकिन हुड्डा सरकार ने पहले उसे रद्द किया था, बजलाल सरकार ने शुरू किया था। तो क्या
जो बड़ा वोट बैंक है, क्या उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है? देखो, वोट बैंक देख करके तो फैसले होते ही हैं, और कहीं न कहीं इस फैसले का भी स्वागत हो रहा है। बहुत से जो आदमी वंचित थे इस लाभ से, अगर वंचितों को लाभ मिल रहा है तो सरकार को भी फायदा होगा और उस समुदाय को भी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखिए नोकझोंक देखने को मिली, उम्मीद ये की जा रही थी कि जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, लेकिन इसके बजाय अनिल विज के पीछे लगे हुए कि अनिल विज की जान को खतरा है, उन्होंने कहा था। तो क्या विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? देखो, विधानसभा हम मानते हैं कि इतना सिंसियरिटी से वहाँ पे बातें होनी चाहिए जो हरियाणा प्रदेश के हित की बात हो, लेकिन ये हंसी मजाक और टाइम पास का सिलसिला जब प्रदेश की विधानसभा के अंदर कई बार चलता है ना, वो लोगों की समझ से बाहर हो जाता है। कई दिन से तो एक मुद्दा गूंजा कि भाई अनिल विज जी कह रहे हैं भाई मेरे को खतरा था, और वो चुनाव से पहले की बात थी। अनिल विज ने खुद लिखकर सचिव को। दूसरी बात, कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी तो विपक्ष में बैठे हुए नेता की प्रशंसा करते हैं, कभी उसकी बुराई करने लग जाते हैं, कभी नसीहत देने लग जाते हैं। आप राम कुमार गौतम जी को ही ले लीजिएगा। पिछली बार जब वो जेजेपी से नारनौल से विधायक बन करके आए, सैकड़ों बार उस नेता ने ये बात कही है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे को तो जबरदस्ती दुष्यंत ने लड़वा दिया, अजय चौटाला ने लड़वा दिया, मैं तो खामखा एमएलए बन गया और बड़ा नुकसान हुआ। कैप्टन अभिमन्यु ने बड़े काम करे थे। 5 साल तक वो आदमी आगामी चुनाव लड़ने से इनकार करता रहा और उनका परिवार इनकार करता रहा। जो ही विधानसभा चुनाव की तारीख आई, झट बीजेपी ज्वाइन, हल्का बदल करके सफेदों से चुनाव लड़ा, आज फिर जीत करके आ गए। मंत्रिमंडल में जब तक जगह नहीं मिली, पूरा स्तुतिगान सरकार का, भाजपा पार्टी का, जो ही मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तुरंत जो है भूपेंद्र हुड्डा जी की प्रशंसा के गीत गाने शुरू कर दिए और भाजपा को ये दिखाने लगे कि मेरे कारण भाजपा में सत्ता में आई है भाजपा। अगर मैं हुड्डा साहब के खिलाफ ये बातें नहीं बोलता तो भाजपा की इतनी सीटें नहीं आती। आज विधानसभा में फिर हुड्डा साहब के खिलाफ, और हुड्डा साहब ने खड़े होकर के आज उनको कहा कि ये जो मेरे बारे में कहते हैं इनको कहने दो, हो सकता है 1 घंटे बाद फिर मेरे से माफी मांग ले। तो इस प्रकार के जो ये बातें चलती हैं तो जनता कहीं न कहीं इन नेताओं के अपनी साख जनता की नज़रों में मानता हूं कि वो गिरती है, बढ़ती नहीं है। जहां तक किलकी मारने की आप बात कर रहे हो कि दादा गौतम ने कही, ये पहले भी कहा करते थे। ये शब्द आज जो दादरी से विधायक बने हैं सांगवान साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भाई कोई हवाबाजी नहीं थी, केवल कभी गुलाबी गैंग का जिक्र किया, कभी किलकी मार गैंग का जिक्र किया, कि भाई कभी भावी सीएम का जिक्र किया। अरे ये चुनाव होना था, चुनाव के अंदर वोट पाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कहनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप चुन करके चले गए, बीजेपी सत्ता में आ गई, कांग्रेस हार गई, और जो भी नेता जिस भी हल्के से विधानसभा के अंदर जीत करके गया ना, कम से कम सीरियसली वहां पर अपने हल्के की आवाज को बुलंद करे, जनता की आवाज को उठाए। ये चुटकुलेबाजी का दौर की जनता इनसे ज्यादा जोग जानती है और नेताओं के ऊपर ज्यादा चुटकुले भी हैं। अपने उसको जो है ना मनोरंजन का अड्डा मत बनाए प्रदेश की विधानसभा को, सीरियसली उसके ऊपर बहस हो, तो ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता की नजरों में सभी नेताओं का, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, मान सम्मान बढ़े। आज जो भारत भूषण बत्रा हैं रोहतक से विधायक, उन्होंने भी कहा कि पैसे के दम पर बीजेपी चुनाव जीतती है। तो क्या अभी तक कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही कि बार बार उसी मुद्दे को रिपीट कर रही है कि ईवीएम की वजह से हारे, पैसे के दम से हारे हम? क्या अभी तक स्वीकार नहीं है कांग्रेस को? देखिए, इस चीज में बड़ी अजीब सी बात अभी जो मैंने जिक्र किया वो यही संकेत मेरा था। भाई चुनाव हो गया, वो किसी ने कहा था कि बाबा अब्बू आ जाओ चाहे मोरी मंगवा जाओ। चुनाव हो गया, प्रदेश की जनता ने वोट दिया, टोटल गिनती होगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, 48 सीटें लेकर के आगे। क्या रह गया भाई? भाई पैसे से कोई वीडियो क्लिप दे दो, चुनाव इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दो, और अदालतें हैं वहां कर लो। और ये चीज तो चुनाव तक सीमित होती हैं। कौन प्रत्याशी ऐसा है जो चुनाव में पैसा नहीं लगाता? क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निर्धारित किया खर्चा एमएलए चुनाव के लिए, एमपी चुनाव के लिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी प्रदेश का आकर के ही बता दो कि उस दायरे में रह करके मैंने चुनाव के ऊपर बजट खर्च किया, उससे ज्यादा नहीं किया, कोई नहीं पाएगा। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखोगे ना तो जो दायरा बनाया गया उससे कम पाएगा कि मैंने कम खर्चा किया है। लेकिन सबको पता है कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्चा किया है। पूरे हरियाणा में नजर मार लो, आप आस पड़ोस के हल्कों में ही देख लो
कि कितना महंगा चुनाव इस बार का चुनाव हर एक पार्टी के लिए, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए था जो ठीक ठाक पार्टी से खड़ा था। लेकिन ये कहने की बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़ो, अब अपने इलाके की आवाज़ उठाओ, सरकार से अपना काम लो, अपने इलाके के लिए, अपने हल्के के लिए। नहीं करती है तो उनके ऊपर आप उनसे बहस करो। डॉक्टर साहब, अगर हम देखते हैं हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है। इसके ऊपर देखो बहुत से चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डल चुके हैं, हम भी 3-4 बार चर्चा कर चुके हैं। और वो तो हुड्डा साहब ने क्लियर ही कर दिया, जो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि किसी दूसरे स्टेट का उदाहरण कांग्रेस देगी, वो उन्होंने कर्नाटका का शायद दे भी दिया कि वो वहाँ 6 महीने बाद बना था। बना लेंगे, वो इनका काम है। अगर ना बनेगा तो बड़ा सा काम सरकार का तो प्रभावित हो नहीं रहा। लेकिन अगर विपक्ष का नेता चुन लिया जाए तो कहीं न कहीं संगठन प्रदेश के अंदर इतने होते हैं, चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, चाहे वो कर्मचारियों के हैं, चाहे वो बेरोजगारों के हैं, तो एक ठैयास आदमी को मिल जाता है संगठनों को कि उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष के नेता से जाकर के वो मुलाकात करके कह सकते हैं कि हमारी समस्या को उठाओ। जब तक नेतृत्व विहीन विपक्ष रहेगा तो दमदारी के साथ मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता के मुद्दे, चाहे वो किसान के हितार्थ है, चाहे मजदूर के हितार्थ है, वो उठाने में विपक्ष फेलियर रहेगा। साहब, आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ किसानों का, वो भी डीएपी खाद को लेकर। लेकिन अभी तक विपक्ष, पहले ये था कि इस पर घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन विपक्ष अभी तक उलझा हुआ है। तो क्या नुकसान किसानों को हो रहा है? विपक्ष उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहा। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। देखिए, सरकार तो ये दावे करती है, लेकिन खाद की समस्या तो है और बीज की भी समस्या है। पहले भी हम एक वीडियो के अंदर ये चर्चा कर चुके हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये काम हमसे ज़्यादा और जनता से ज़्यादा विपक्ष ने उठाना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम आवाज़ जो बुलंदी से उठनी चाहिए थी, उस प्रकार की आवाज़ इस मुद्दे के ऊपर विधानसभा के अंदर नहीं उठी। ये विपक्ष की कमजोरी है, जनता की कमजोरी नहीं है। तो क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब अगर नेता प्रतिपक्ष होता तो किसान की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते, जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल, ये 3 किरदार ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं विधानसभा के अंदर। तो क्या इन्हीं में से कोई एक नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहा है? देखो, तीनों सीनियर लीडर हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कद तो प्रदेश की राजनीति में बहुत ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा में भी विपक्ष के नेता भी रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी के पास भी बड़े ओहदे रहे हैं। मैडम गीता भुक्कल जी जिस प्रकार से 5वीं बार विधायक बन करके आई हैं और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की नज़रों में भी उनकी ठीक ठाक इमेज है। जिस प्रकार से मैनिफेस्टो कमेटी की वो अध्यक्ष थी, उन्होंने ही घोषणा पत्र प्रदेश का तैयार किया था, एक छवि उनकी भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये 3 आदमी हैं, इनमें से किसी का भी हाईकमान फैसला कर सकता है और वो सबको मान्य होगा। सब जिस तरीके से एक मुद्दा बार बार उठ रहा है, अखबारों में, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि अनिल विज को लेकर, उस पर भी हुड्डा हो, रघुवीर कादियान हो, गीता भुक्कल, तमाम नेता जो है खुलकर बोल रहे हैं। और आज अनिल विज ने भी कह दिया है कि भाई मेरी जान को जो जोखिम था, मैंने लिखित में इसकी शिकायत जो सचिव को दी थी, उसकी जांच होगी, वे करेंगे। तो बार बार विपक्ष इस पर हल्ला शोर शराबा क्यों कर रहा है? क्या ये एक प्लांटेड है? देखो, विपक्ष तो एक चीज़ के लिए तो इस बात को उठाएगी कि सरकार के अंदर बैठा हुआ मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहा है और वो मंत्री बनने के बाद इस प्रकार के बयान नहीं आए हैं। थोड़ा सा ये देखना चाहिए, वो पहले के बयान हैं कि भाई ये है वो है, इस प्रकार की बातें थी, अधिकारी मेरे साथ ये चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं उनका मन मुटाव था। इलेक्शन दौरान की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, ना कि बाद में ये कहा कि काउंटिंग होने के बाद और चुनाव के बाद के मेरे साथ कोई हादसा हुआ या कहीं मेरा विरोध था। वो पहले की घटनाएं बता रहे हैं। और चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लग जाती है तो उस समय उसके मन में जो शंका थी वो बता दी। आज तो सरकार भी उनकी है, सरदार भी उनका है, भाई नायक भी वो हैं, महानायक भी वो हैं और खुद गब्बर की छवि रखते हैं, दमदार मंत्री माने जाते हैं। तो इस चीज़ का फैसला तो मेरे हिसाब में वो पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो इंक्वायरी जिस अफसर की करवानी है वो शायद अपने आप ही करवा लेंगे। तो ये मतलब इसका कि विपक्ष बेवजह को तूल दे रहा है। देखो, विपक्ष का तो प्रयास होता है कि इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाएं कि आपकी सरकार में बैठा मंत्री सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार के तो भाई मुद्दे उठाने का विपक्ष प्रयास तो करता है, लेकिन कारगर नहीं हो पा रहा वो मुद्दा। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं बात साफ है, नायब सैनी सरकार ने आज एक चीज की मैं बताना चाहूंगा, हमारी याद रह गई थी। आज दिल्ली
सरकार ने, जो आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, उसने भी हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले को आज बड़ा तोहफा दिया। 6 बसें दिल्ली से चलेंगी नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन से, जो झज्जर के बस स्टैंड तक आएंगी। हर बस दिन में 2-2 चक्कर लगाएगी। तो पहले समस्या ये थी, वो आती थी ढासा बॉर्डर तक, और अब वो बसों का जो कर दिया है रूट, वो झज्जर बस स्टैंड से चलेंगी। और नजफगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है, जो झज्जर के यात्रियों को आने जाने में बड़ी दुविधा सी होती थी, अपने पर्सनल व्हीकल पे या तो बॉर्डर पे खड़ा करते या मेट्रो स्टेशन पे खड़ा करते, अब वो 1-1 घंटे का उनका अंतराल का समय रखा गया बसों का। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पास किसी भी प्रकार का हरियाणा के कर्मचारी का मान्य उसके अंदर नहीं होगा। महिलाएं चाहे वो हरियाणा प्रदेश की हो चाहे वो दिल्ली के हों, उनके लिए यात्रा फ्री रहेगी। और 15 तारीख से उनकी शुरुआत हो जाएगी। जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी शायद दिल्ली के हैं, वो 15 तारीख को उन 6 बसों का जत्था लेकर के यहाँ झज्जर के अंदर प्रवेश करेंगे। और बादली के अंदर उनका विशेष रूप से स्वागत होगा, क्योंकि बॉर्डर पार करते ही हरियाणा प्रदेश का पहला गांव जो है वो बादली पड़ता है हरियाणा के अंदर, झज्जर जिले का। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात दिल्ली सरकार ने दी है। भले ही सरकार किसी की हो, लेकिन वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही है, बहुत लंबे समय से डिमांड थी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि हरियाणा के विधानसभा के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बहस हो और वे मुद्दे जो है विपक्ष उठाएगा। हालांकि सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिस तरीके से एससी का वर्गीकरण हो, या फिर दूसरी तरफ जो सीईटी पास युवा हैं उनके लिए 9,000 रुपये प्रति माह की घोषणा की गई है। तो ऐसे में युवाओं में खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हेठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।